हमें इस बार बारिश की वजह से जल्दी आना पड़ा और अब क्योंकि कटाई शुरू हो चुकी है इसलिए वापस जाना भी मुश्किल है। लेकिन मुझे लाहौर में कुछ काम है जिसको मैं टाल नहीं सकता, इसलिए मैं सब कुछ मोमल और जब्बार पर छोड़कर वापस आ गया। 12-11 अब अपने मसरूफ़ तरीन दौर में दाखिल हो गया है। हर शख्स या तो किराए पर बुक की हुई हार्वेस्टिंग मशीन के इंतज़ार में है या लेबर की राह तक रहा है। वैसे तो हर फसल की बिजाई और कटाई पर गांव में मसरूफियत बढ़ जाती है, लेकिन गंदम वाहिद फसल है जो छोटे बड़े हर किसान ने लगाई होती है, इसलिए इसकी कटाई पर सभी मसरूफ़ होते हैं। इस सीज़न में लेबर की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि शहरों से गांव की जानिब उल्टी हिजरत शुरू हो जाती है। दरांतियों से गंदम की मैनुअल कटाई अब कम होती है। ये काम ट्रैक्टर के आगे लगी एक मशीन रेपर कर देती है। लेकिन ये कटाई के पूरे प्रोसेस का बस एक स्टेप है, दूसरे कई स्टेप्स लेबर ही कर सकती है। कौसर की फैमिली बेज़मीन मज़दूर है। उनके घर माशाल्लाह 8 काम करने वाले हैं, इसलिए वो इस सीज़न का भरपूर फ़ायदा उठा पाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो सब मिलकर इस सीज़न में 70-80 मन गंदम कमा लेंगे, जो उनकी साल भर की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा होगी। और माशाल्लाह साढ़े पास दे दाने असी वेला भी 6-7 मन दाने असी ना मतलब दे भी दिते आ भैन भरावां नूं ते आप भी खादे आ ते साढ़े हजे भी कोई 2 मन दाने पे हैं। बरकत ही है ना मेहनत। हाँ ते माशाल्लाह लाने आही असी सीजन लाना वा भी 15 दिन नहीं ते 20 दिन लग जाते हैं, एहो कुछ ही लगदा वा ते निक्के मोटे जी सारे माशाल्लाह रल के ते अपने साल दी रोजी कमा लईदी आ। बारिश जावे मींह जावे नेरी जावे चलो होर कोई नहीं है ते आटा ते कढ़ के गुन के बच्चों को पका के खवा देंगे। कौसर ने 7-8 मवेशी भी रखे हुए हैं जिनका दूध घर में ही इस्तेमाल होता है। उनका चारा भी वो मेहनत मजदूरी के बदले इकट्ठा कर लेती हैं। हाँ, सर्दियों में जब चारे की कमी होती है तो उन्हें ख़रीदना पड़ता है। हुण मक्कियां लगन डईयां, हाँ फिर असी मक्की भन्नांगे मजदूरी ते। अच्छा हाँ जी, 5000 भी किले का दिंदे आ, 6000 भी दिंदे। फिर वो मक्की वढ़ के फिर अपना माल साडा असी माल दे पट्ठे पुट्ठे अपने बनावांगे। फिर कपावां तुर पैंदियां, फिर असी कपावां चुगन लग पैंदे। फिर बंदे साडे दूसरी मजदूरी करन लग जांदे आ। असी फिर जेहड़ियां वां भी बच्चियां नाल लै के ते अपना कपावां चुगनियां। उस दौरान भी बंदे काम करते ने या वेलियां ही करते ने? नहीं नहीं जी, काम करते आ, भला वेलियां रह के गुजारे होंदे आया ते नहीं ना दाने आ घर ते फिर हुण कल्ले दाने ते नहीं ना खाने। हर चीज़ की जरूरत है। देखो कोई बीमार हो गया तां भी पैसे की जरूरत है, किते मरग होगी तां भी जाना है, कोई ब्याह शादी होगी। मुझे तो उनके हालात छोटे ज़िम्मेदारों से ज़्यादा बेहतर लगे। शायद मेहनत करने वाले हाथों की इकोनॉमी छोटी मालकी से बेहतर है, या फिर ये कि ह्यूमन और दूसरे रिसोर्स का सही बैलेंस होना ज़रूरी होता है। उनके घर के छोटे बड़े सभी काम करते हैं। हाँ, अलबत्ता बहुत छोटों के लिए काम में ब्रेक भी होती है। नज़ीर के तरबूज अब मंडी जाना शुरू हो गए हैं। जो तरबूज पक चुके हैं लेकिन साइज़ में छोटे हैं वो छोटे शहरों की मंडियों में जाते हैं, और जो बड़े हैं वो बड़े शहरों के लिए बड़ी गाड़ियों में। मेरा ख्याल है हमारी क्रिकेट की टीम को कैच की प्रैक्टिस के लिए यही करना चाहिए। लेकिन ये कैच ड्रॉप होने के बाद भी मीठे ही रहते हैं, और कई जानदार तो उन्हीं के इंतज़ार में होते हैं।
नज़ीर अब यहाँ अपने फार्म से गायब है और शहर शहर मंडियों की खबरें लेता घूम रहा है। लोडिंग की जिम्मेदारी अब दूसरे फैमिली मेंबर्स की है, जिनसे वो फ़ोन पर मुसलसल राब्ते में रहता है। खालिद की गंदम की कटाई भी शुरू है। उसका रकबा क्योंकि आधा एकड़ है, इसलिए उस पर रेपर वायबल नहीं, ये हाथ से ही हो सकती है। वाढी तकरीबन अज मुक जानी, थ्रैशर होना तकरीबन जिदण इधर थ्रैशर आई मुड़ के थ्रैशर लावांगे ना, हाँ जी नाल दियां दे लगेगी तो असीं लावांगे। थोड़ी जी कणक ते नहीं ना उन्होंने आउणा, क्योंकि कणक बारिश ने डिग डुग पई आ, वो औसत भी नहीं निकलनी, साल का गुजारा भी नहीं होना। हमारी ज़राअत में ट्रैक्टर ने 70 की दहाई में बैलों की जोड़ी को रिप्लेस किया और जब से ही इससे चलने वाली दूसरी मशीनें जैसे ये थ्रेशर भी इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन लगता है कि 50 साल में थ्रेशर के डिज़ाइन में कोई तब्दीली, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। ये हैरत की बात है, वरना आजकल तो 2-4 साल में ही हर टेक्नोलॉजी का पहले से बेहतर वर्जन आ जाता है। बहुत से ज़िम्मेदारों के पास अपनी थ्रेशर होती है और हर दूसरे तीसरे खेत में आपको यही मंजर दिखाई देगा। एक थ्रेशर का चलते चलते कोई पुर्जा टूट गया जो अब चीचा वतनी से आएगा। गोया मज़दूरों की लंबी ब्रेक हो गई। एक मज़दूर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे सामने अपने फ़न का मुजाहरा करने का फ़ैसला किया। चल भाई लाला। अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई, अंदर बूटी ने मुश्क मचाई ते जद खुलण ते आई। पाकिस्तान सालाना 3 करोड़ टन गंदम पैदा करता है और हम इस लिहाज से दुनिया का 7वां-8वां बड़ा मुल्क हैं। हमारे 80 से 90% किसान रबी सीज़न में अपनी लगभग आधी ज़मीन पर गंदम लगाते हैं। यूँ गंदम हमारी सबसे बड़ी फसल है। किसानों की पहली तरजीह घर के दाने पूरे करना होती है। अगर आपके पास 3-4 एकड़ ज़मीन है या मेहनत मजदूरी करने के काबिल 5-6 अफराद घर में हैं, तो आप फूड सिक्योरिटी का ये माइलस्टोन पार कर सकते हैं। देहात में जिन ख़ानदानों के रिसोर्सेज इससे कम होते हैं, वो भी कुछ नहीं तो आधे साल के दाने तो इस सीज़न में इकट्ठे कर ही लेते हैं। इस सीज़न में अड्डा खुई वाला की ये वर्कशॉप भी काफ़ी मसरूफ़ होती है। गांव का कोई घर भड़ोले के बगैर नहीं हो सकता। वाढी हुंदी है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਝੋਲੇ ਜੀ 10 ਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 60 ਮਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦੇ ਆ। 60 ਮਣ ਦਾ, 10 ਮਣ ਦਾ, 15 ਮਣ ਦਾ, 20 ਮਣ ਦਾ, 25 ਮਣ ਦਾ। एक बुरी खबर, जिस बाग के अमरूद अभी पिछले सीज़न में हमने खाए थे, वो अब बूढ़ा होकर अपने अंजाम को पहुंच गया है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀ 6 ਏਕੜ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਨया ਬਾਗ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਫਲ ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ਸਾਲ ਫਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫਲ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਲ ਘੱਟ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬਾਗ ਹੀ ਨया ਲਾਉਣਾ ਵਾ।
ये छांगा मांगा भी खूब जगह है। वैसे तो इसकी वजह शोहरत जंगल और उसका पब्लिक पार्क है, लेकिन यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न भी यूनिक है। छांगा मांगा पूरे पाकिस्तान की हल्दी पैदा करता है, बल्कि यहाँ से हल्दी एक्सपोर्ट भी होती है। हल्दी दिखने में बिल्कुल अदरक जैसी होती है और उसी की तरह ज़ेरे ज़मीन पैदा होती है, लेकिन हैरत की बात है कि अदरक हम बिल्कुल पैदा नहीं करते और सारे का सारा चाइना और थाईलैंड से मंगवाते हैं। हल्दी की हार्वेस्टिंग भी आलू की तरह ही होती है। ज़्यादातर किसान कच्ची हल्दी व्यापारियों को बेच देते हैं, जो उसे प्रोसेस करके महफूज कर लेते हैं और फिर मंडी के उतार चढ़ाव देखकर बेचते रहते हैं। हल्दी को महफूज करने का प्रोसेस काफ़ी दिन का होता है। पहले उसको बड़े बड़े कढ़ाओं में उबाला जाता है ताकि उसमें से दोबारा पौधा ना फूट सके। फिर उसे खुले मैदान में सूखने के लिए फैला दिया जाता है। इंसाफ को दिहाड़ी इस बात की मिलती है कि ये सारा दिन खेत में वॉक करते रहें। ग्रेडिंग का काम भी यहीं हो जाता है। लेकिन इस सारे अमल में हल्दी पर अपने वजन जितनी ही मिट्टी चढ़ जाती है, इसलिए इसे स्टोर करने से पहले इन खास छलनियों में छाना जाता है। अगली किस्त में देखिए 12/11 पर देव हैकल मशीनों का हमला। किसके घर कितने दाने आए? सरदार मसीह के जिम्मे क्या काम है? और बिला आखिर वो बाबा जी मिल गए जो तरबूज का ECG करके बता सकते हैं कि वो मीठा निकलेगा या नहीं।